दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। वर्तमान समय में सभी देश एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? व्यापार और व्यवसाय से, प्रौद्योगिकी और विचारों से, लोगों के मुक्त आवाजाही से और माल के आयात निर्यात से। यानी कि आज जिस युग में हम रह रहे हैं वो वैश्वीकरण का युग है जिसमें हम रह रहे हैं। बहुत साल पहले, हजारों साल पहले की बात हो रही है। उस समय वैश्वीकरण इतना उदय नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी व्यापार तो होता था। और वर्तमान समय में वैश्वीकरण का अत्यधिक उभार देखने को मिल रहा है, यानी कि वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा फैल चुका है। आज हम इस चैप्टर में यही जानने वाले हैं कि जो सामान्य विश्व था ये किस तरह से भूमंडलीकृत विश्व बना। तो यही आज हमारा टॉपिक है और इसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है आज से लगभग 400 से 500 साल पहले। आधुनिक युग से पहले की बात कर रहे हैं, तो आज से बहुत साल पहले की बात है, उस समय की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमें यह जानना होगा कि भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण क्या होता है। तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण को हम क्या बोल सकते हैं? एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं, विचारों और लोगों के आवागमन यानी प्रवाह को वैश्वीकरण कहा जाता है। यानी कि वस्तुओं का, पूंजी का, सेवाओं का, विचारों का और लोगों के आवागमन या प्रवाह को जो है वैश्वीकरण कहा जाता है। प्राचीन काल से यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों, आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न व तनावपूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जा रहे हैं। पहले से ही जा रहे हैं ये लोग। ये अपनी यात्राओं में जाते समय लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारी भी साथ लेकर के जा रहे हैं। तो इस तरह से लोग जो है पुराने समय से यात्रा करते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वर्तमान समय में हमें प्राचीन काल में व्यापार संबंध के कई साक्ष्य मिले हैं। यानी कि हम जिस समय में रह रहे हैं, इस समय में जो साक्ष्य मिले हैं ये बताते हैं कि पहले भी जो है व्यापार होता था। अब यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, इनको बोलते हैं कौड़ी या समुद्री सीपियाँ। इन कौड़ियों या समुद्री सीपियों का प्रयोग किया जाता मुद्रा के रूप में। और इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में क्यों किया जाता था? व्यापार करने के लिए पुराने समय में। ये साक्ष्य जो है आप देख सकते हैं मालदीव्स में, पश्चिमी जो है अफ्रीका में और चाइना में इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भी अन्य कई उदाहरण भी हैं जो हमें देखने को मिले हैं। रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट है। इसमें जितने भी लाइनें हैं ये सारे के सारे सिल्क रूट हैं। सिल्क रूट कोई एक अलग से मार्ग नहीं था, बहुत सारे मार्गों का ये जाल था जिसे सिल्क रूट कहा जाता था। इस सिल्क रूट का प्रयोग जो है व्यापार करने के लिए किया जाता था। हम कह सकते हैं रेशम मार्ग प्राचीन व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था। रेशम मार्ग ईसाई युग से पहले से लेकर 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इस मार्ग से बहुत सी वस्तुओं का आवागमन होता था, जैसे कि चीनी पॉटरी यानी कि चीनी बर्तन, चीनी कपड़े और मसाले। इस मार्ग से चीनी रेशम यानी कि सिल्क पश्चिम में भेजी जाती थी, इसलिए इसे रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट का नाम दिया गया। चीनी पॉटरी, कपड़े, मसाले ये सभी के सभी एशियाई बाजार से यानी कि पूर्वी देश से जो है यूरोपीय बाजार यानी कि पश्चिमी देश में भेजे जाते थे। और इसके बदले यूरोपीय बाजार यानी कि पश्चिमी देश जो है वो एशियाई बाजार यानी कि पूर्वी देशों को सोना और चांदी उपलब्ध कराते थे। इसके बदले वो ये सारी चीजें देते थे। तो हम कह सकते हैं कि रेशम मार्ग क्या केवल व्यापार के लिए ही प्रयोग हो सकता था? तो ऐसा नहीं है। रेशम मार्ग जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयोग होता था। उस समय ईसाई मशीनरी, मुस्लिम उपदेशक, बौद्ध भिक्षुक ये सारे के सारे लोग जो है ये सभी के सभी लोग आध्यात्मिक पूर्ति व शांति के लिए तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यानी अपना धर्म को प्रचार करने के लिए रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि रेशम मार्ग दुनिया के सुदूर हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का बढ़ावा देने का एक अच्छा उदाहरण है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोग पहले से ही यात्राओं पे जाते रहे हैं।
तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है भोजन की यात्रा, स्पैघेटी और आलू। तो जब लोग अपने यात्राओं पे जाते थे तो क्या ये ऐसे ही चले जाते थे? ऐसा नहीं था। ये लोग अपनी लंबी यात्राओं को बिना भोजन के कर ही नहीं सकते थे, तो ये अपने साथ में भोजन लेके जाते थे। यानी कि यात्रा करने वाले लोग के साथ साथ जो है भोजन भी यात्रा करती थी, इसीलिए हम भोजन की यात्रा की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नूडल्स, जिसको चाइना की उत्पत्ति माना जाता है, चाइना से ये उभर के आया हुआ है। जब ये नूडल्स चाइना से पूर्वी देशों में पहुंचा तो वहां पर इसका नाम रख दिया गया स्पैघेटी। इसी तरह से जो हम पास्ता खाते हैं जो अरब से उत्पन्न था, और जब ये इटली में पहुंचा तो इसको सीसली का नाम दिया गया। सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, इन सभी चीज़ों से जो है शुरुआती दौर में हम लोग परिचित नहीं थे। इससे परिचय हमारा कराया गया क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ये प्रसिद्ध शोधकर्ता थे जिन्होंने इनकी खोज की थी। बात बहुत पहले की है, यानी कि 16वीं सदी की बात है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। वो खोज करता थे, वो समुद्री मार्ग से घूमते जा रहे थे और अचानक से वो अमेरिका पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, विभिन्न प्रकार की फसलें जो है अमेरिका में उगाई जाती हैं। तो ये अमेरिका से निकले और इन्होंने जा कर के जो है एशिया को इसके बारे में बताया, साथ ही साथ जो है यूरोप को भी इसके बारे में बताया। यूरोप में जब आलू पहुंचा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आलू के आगमन से यूरोपीय लोग बेहतर खाने लगे और लंबे समय तक जीवित रहने लगे। लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि यूरोपियंस को यह पता नहीं था कि आलू लाखों लोगों की मौत का कारण बन जाएगा। ये कैसे हुआ? देखिए, 1840 के मध्य में यूरोप के लोग जो है आलू पर इतने अधिक निर्भर हो गए थे कि वे अपने खेतों में केवल आलू की फसल उगाते थे। यूरोप में एक जगह है आयरलैंड। आयरलैंड के किसानों ने केवल आलू की ही उपज पैदा करना शुरू कर दिया। और वहां पर क्या हुआ, जब इन्होंने आलू की फसल उगाना शुरू कर दिया तो वहां पर जो है 1840 में किसी बीमारी के कारण आलू की पूरी फसल बर्बाद हो गई। पूरे के पूरे आयरलैंड की फसल बर्बाद हो गई और ये आयरलैंड के वासी सारे के सारे केवल आलू ही उगाते थे। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है 1845 से 1849 के बीच में, मतलब 10 लाख लोग आलू की फसल बर्बाद होने से भुखमरी के कारण मारे गए। इससे दुगने लोग तो काम की तलाश में घर बार छोड़ करके दूसरे इलाकों में चले गए थे। तो ये कारण था कि जो आलू था वो इनके मौत का कारण बना, और इसी को बोला जाता है महान आयरिश अकाल, यानी कि आलू अकाल। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपियों ने 16वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग से एशिया और अमेरिका की खोज कर ली, ठीक है, जिससे व्यापार आसान हो गया। तो इसी चैप्टर में इसी पॉइंट को हम पढ़ने वाले हैं, विजय, बीमारी और व्यापार। हुआ क्या कि यूरोप जो था, इसने सोचा कि यार अमेरिका में तो सब कुछ मिल रहा है, वहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार की फसलें मिल रही हैं, जैसे कि आलू है, सोया है, मूंगफली है, मक्का है, टमाटर है, मिर्च है, शकरकंद है, ठीक है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो है कीमती धातुओं में चांदी जैसी चीज़ भी मिल रही है। और अफवाह ये भी फैली हुई थी कि अमेरिका में एक ऐसी जगह है जिसको सोने का शहर कहा जाता है, जिसका नाम एल डोराडो था। तो इसके बारे में भी यूरोपियों ने सुना था। तो यूरोपियों ने क्या सोचा कि उन्होंने अमेरिका को अपना उपनिवेश यानी कि कॉलोनी बनाने की सोची कि इस पे कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पर जो भी चीज़ हैं, कीमती धातु हैं या सोना है और जो ये फसलें हैं, इनको हम अपने यूरोप में ले जाएंगे। तो यूरोपियों को ये जो समझ में आया ये चीज़ कि यहाँ अमेरिका पे कब्जा कर लें और हमारा काम आसान हो जाएगा और वहाँ की सारी चीज़ें जो संपदा है वो हम अपने पास ले जाएंगे। तो हुआ क्या कि अमेरिका के ऊपर जो पुर्तगाली और स्पेनिश सेना है वो अमेरिका पहुँच गई। अब यहाँ पर जब ये पहुँची तो इसके पास बड़ी सेनाएं नहीं थी, यानी कि इसने बड़ी सेनाओं का इस्तेमाल नहीं किया अमेरिका के ऊपर कब्जा करने के लिए, ना ही इसने शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया। इसने जो इस्तेमाल किया था वो था चेचक की बीमारी। ये अपने साथ चेचक की बीमारी लेके चले गए। अब लाखों साल से जो अमेरिका था ये दुनिया से बिल्कुल अलग था। ये तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था अमेरिका को, अन्यथा तो अमेरिका के बारे में कोई जानता नहीं था। तो अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इस चेचक नामक बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप क्या हुआ, इस नए स्थान पर चेचक बहुत खतरनाक साबित हुआ और एक बार जब संक्रमण शुरू हुआ तो बाद में ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, मतलब यूरोप के लोग जहां अमेरिका में नहीं पहुंचे थे, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को जो है खत्म कर डाला। इस तरह जो पुर्तगाली और स्पेनिश सेना थी उनके जीत का रास्ता आसान होता गया, साफ होता गया।
अभी यूरोप की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। क्या था कि जो 19वीं सदी थी उस समय तक यूरोप में जनसंख्या बहुत अधिक थी, ठीक है, गरीबी और भुखमरी का ही साम्राज्य था, धार्मिक टकराव तो आम थे और साथ ही साथ जो है बीमारियों का बोलबाला था। तो ये सारी चीजें जो है यूरोप में देखने को मिल रही थी। तो हम कह सकते हैं 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी का साम्राज्य था, शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और जो बीमारी थी उसका बोलबाला था, साथ ही साथ धार्मिक टकराव भी हुए थे। इस वजह से हजारों लोग जो है यूरोप से भाग करके अमेरिका जाने लगे। इस समय तक सभी देश जो है भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करने लगे, यानी कि वो खुद अपने देश में ही अपना फसल उगा करके खाने का प्रयास करने लगे। तो आत्मनिर्भर इसको बोलते हैं, जो हमारे देश में ही उगाया जाए और हम ही खाएं, उसका उत्पादन करें और हम ही जो है खाएं, बाहर से ना मंगाएं। लेकिन 19वीं सदी के मध्य ब्रिटेन की बात थोड़ी अलग थी। क्या हुआ था ब्रिटेन में कि 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की मांग भी बढ़ी, और भोजन की मांग बढ़ी तो क्या हुआ, बड़े भूस्वामियों ने सरकार पर मक्का और खाद्य पदार्थों के आयात पर पाबंदी लगाने का दबाव बनाया। इन्होंने कहा सरकार से कि आप इस पे पाबंदी लगा दे ताकि ब्रिटेन भी दूसरे देशों की तरह भोजन के लिए आत्मनिर्भर बन सके। तो सरकार ने इनकी बात मान ली। सरकार ने मक्का और खाद्य पदार्थों के आयात पर पाबंदी लागू कर दिया, जिसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। तो यहाँ पे कॉर्न लॉ लगा दिया गया। अब कॉर्न लॉ लगाने के बाद जो है खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची होने लगी, क्योंकि जो ब्रिटेन था वहां पर जो है क्या हो रहा था, फसलें अभी उगना शुरू हो रही थी, जनसंख्याएं बढ़ती जा रही थी, मांग बहुत ज्यादा थी लेकिन फसलें कम थी, तो खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची होने लगी। अब जब कीमतें ऊंची होने लग गई तो परेशान उद्योगपतियों ने, लोगों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दें। अब कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया सरकार ने, तो कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने के प्रभाव क्या देखने को मिले वो हम समझ लेते हैं। कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद बहुत ही कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। पहले आयात रोक दिया था कॉर्न लॉ लगा करके, लेकिन अब कॉर्न लॉ हटाने के बाद में इन्होंने आयात वापस शुरू कर दिया खाद्य पदार्थों का। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लग गई, क्योंकि ब्रिटिश किसान जो उगाते थे वो महंगे थे और जो बाहर से आते थे वो सस्ते थे। तो इनकी हालत बिगड़ने लग गई, क्योंकि आयातित माल की कीमत का मुकाबला ये नहीं कर सकते थे। खेती बंद हो गई और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से लोग या तो शहरों में या फिर दूसरे देशों में जाने लगे। अब ब्रिटेन में जो है तीव्र गति से औद्योगिक विकास होने लगा, जिसके कारण आय में भी वृद्धि हुई और फलस्वरूप खाद्यान्न आयात में भी वृद्धि होने लग गई। जो पूर्वी यूरोप था, रूस था, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ पर जो है ब्रिटेन की खाद्य मांग को पूरा करने के लिए खेती के लिए भूमि की सफाई की जाने लगी, ताकि ये ब्रिटेन को जो है खाद्य पदार्थ जो है निर्यात कर सके। अब इतने अधिक खाद्यान्न आयात के लिए जो है परिवहन सुविधाओं की भी आवश्यकता थी। भाई इतना सारे फसलों को ले जाना है दूसरे देशों में, तो हमारे को क्या चाहिए, वहाँ पे कोई ना कोई परिवहन सुविधा चाहिए जिससे हम उस माल को वहाँ तक भेज सकें। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए इन्होंने बंदरगाहों तक खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए रेलवे लाइनें स्थापित कर दी। लंदन नए वित्तीय केंद्र के रूप में उभरा, जहां से पूंजी आने लगी। और इसी दौरान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में श्रमिकों की कमी होने लग गई, क्योंकि ब्रिटेन में जो है बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण होने लग गया और वहाँ पे सब लोग जाने लग गए। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो है श्रमिकों की कमी होने लग गई। मजदूरों की कमी को खत्म करने के लिए वहाँ के लोगों को ले जाकर के वहाँ पर लोगों को जो है ले जाकर के बसाया जाने लगा, यानी कि श्रम का प्रवाह होने लगा। जो कि हमने अभी भी प्रवाह पढ़ा था, श्रम का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, माल का प्रवाह, तो उसमें से श्रम का प्रवाह इस तरह से होने लगा। 19वीं सदी में यूरोप में लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए और पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर के बसने लगे। जो पानी के जहाज थे उस पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत से कम वेतन पे जो है वहां पे काम करवाया जाता था। यही बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई शहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को ला करके बसाया गया। उनकी बस्ती को कैनाल कॉलोनी यानी नहर बस्ती कहा जाता था। 1820 से 1814 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना की वृद्धि देखने को मिली और इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी जो जमीन से पैदा होते, जमीन से मिलते हैं, यानी कि गेहूं, कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिजों का था। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसका चित्र भी मैंने आपको दिखा रखा है।
तकनीकी की भूमिका। देखिए 19वीं सदी में कुछ बहुत ही सर्वश्रेष्ठ आविष्कार हुए जिन्होंने 19वीं सदी की दुनिया को बदल के रख दिया, जैसे कि रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ। और 1870 के दशक से पहले जो जीवित पशु थे वो जहाज से अमेरिका से यूरोप भेजे जाते थे। जो जीवित पशु थे उनको सीधा जहाज में लोड किया जाता था, जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं। तो जीवित पशुओं को जहाज में लोड किया जाता था, इनको अमेरिका से यूरोप भेजा जाता था, जिन्हें यूरोप में ले जाकर के ही काटा जाता था। यानी कि जीवित पशु जो है अमेरिका से जाते थे यूरोप, और यूरोप में उनको ले जाकर के काटा जाता था। समस्या क्या थी? जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, ठीक है। बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे, और बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसके अलावा ऊंची कीमतों के कारण मांस की जो मांग और उत्पादन भी कम रहता था, क्योंकि जिंदा जानवर लिए जाते थे, और जिंदा जानवर जो है एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते थे, मतलब कम उनकी संख्या थी, तो कम जो है निर्यात होता था, वहाँ पे पहुँचता था यूरोप में। अमेरिका से यूरोप में जाने में जो है लंबा समय लगता था, कई जानवर मर जाते थे, कई जो है बीमार पड़ जाते थे, तो उनकी कीमतें बढ़ जाती थी। भाई इतने सारे जानवर हम लाए थे, उसमें से इतने मर गए, तो देखो कोई भी चीज़ कम होगी तो उसका जो है मांग जो है वो बहुत ऊँची रेट पर चला जाएगा, और जैसे ज़्यादा कोई चीज़ होगी तो उसकी मांग जो है बहुत ही नीचे रेट पे चला जाएगा। तो ये सब रीज़न था। तो हुआ क्या, 1870 के बाद में रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ। जहाज रेफ्रिजरेटर वाले हो गए, यानी फ्रिज वाले हो गए। तो अब अमेरिका में ही जीवित पशुओं को काटा जाने लगा। अमेरिका में पहले जीवित पशुओं को नहीं काटा जाता था, यूरोप में ले जाके काटा जाता था, और मांस को रेफ्रिजरेटर में रख करके यूरोप में निर्यात किया जाने लगा। इसका लाभ क्या हुआ? तो इसके बहुत सारे लाभ हुए। मांस ले जाना आसान हो गया क्योंकि यह कम जगह घेरता था। रेफ्रिजरेटर के कारण मांस अधिक समय तक ताज़ा रहने लगा। मांस की कीमतें भी कम कर दी गईं, जिससे गरीब लोग आसानी से मांस खरीदकर खा पाते थे और स्वस्थ आहार ले पाते थे। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मतलब होता है कि किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा करना, ठीक है, वहाँ के धन संपत्ति को लूटना, इस तरह का जो है उपनिवेशवाद कहलाता है, अपनी कॉलोनियाँ स्थापित करना। 19वीं सदी के अंत में व्यापार बढ़ा, ठीक है, बाजार तेजी से फैलने लगे, लेकिन इसका प्रभाव कई देशों पर भी पड़ रहा था। क्या पड़ रहा था? स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे थे, और साथ ही साथ उपनिवेशवाद का खतरा जो है बढ़ने लगा था, क्योंकि यूरोप ने बहुत सारी उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। यूरोप ने अमेरिका को अपना भी उपनिवेश बना लिया था, आपको पता ही है, जैसा हमने अभी पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 1815 में यूरोप के ताकतवर देशों ने मिल करके बर्लिन में जो है एक बैठक आयोजित की। इसका कारण था कि अफ्रीका को किस तरह से आपस में बांट लिया जाए। और 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर ली। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए, और 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी स्पेन के कब्जे वाले कई औपनिवेश छुड़ा करके औपनिवेशिक ताकत बन चुका था। यानी कि अमेरिका ने जो स्पेन के कब्जे में जो भी देश थे, जो भी औपनिवेश थे, जो कॉलोनियाँ थी, उनको छुड़ा लिया था और अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये भी ताकतवर बन चुका था। तो औपनिवेशवाद इस तरह से चल रहा था, और यूरोप ने अफ्रीका को अपने कब्जे में लेने के लिए किस तरह से बांटा जाए, इसके लिए भी मीटिंग बुलाई थी बर्लिन में। अफ्रीका क्या था? तो रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। देखिए अफ्रीका जो था, इसमें जमीन और पालतू पशुओं की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर खनिज भंडार बहुत ज़्यादा अधिक थे, वहाँ आबादी भी बहुत कम थी। अफ्रीकियों की ज़िंदगी जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलती रही थी। वहाँ पैसे या वेतन पे काम करने का कोई चलन नहीं था। तो हुआ क्या, ये सारी चीज़ें अफ्रीका में देखने को मिली। जब अफ्रीका में ये सारी चीज़ें थी तो यूरोप ने क्या सोचा कि अफ्रीका को कब्जे में ले लिया जाए, अपना उपनिवेश बना लिया जाए। तो 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकत अफ्रीका के विशाल भूभाग यानी भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देख करके इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हो गए। अफ्रीका में बागानी खेती करने वाले और खादानों का जो दोहन करना था, उसके लिए जो है इस इरादे से जो है वो वहाँ पर पहुँचे। अफ्रीका को लूटने के लिए यूरोप जो है 19वीं सदी के आखिर में वहाँ पर पहुँचा। वो चाहता था कि वहाँ पे बागानी खेती के बहाने हम पहुँचेंगे और वहाँ पे खादानों का दोहन करेंगे, ठीक है, और उसको यूरोप में वापस ले आएंगे। तो ये सारा चीज़ जो है यूरोप सोच रहा था अफ्रीका को लेने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि अफ्रीका के पास जो है पालतू जानवरों की और पशुओं की कोई कमी नहीं थी। तो वहाँ पर जब यूरोप पहुँचा तो उसको एक समस्या देखने को मिली, जो कि वो उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि ऐसी समस्या वहाँ पे शायद हो सकती है। वहाँ पे समस्या क्या थी? जो यूरोप के लोग, अफ्रीका के लोग थे, वहाँ के लोग जो है तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे।
क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम थी। बहुत बड़ा अफ्रीका बहुत बड़ा था, वहाँ पालतू जानवरों की कोई कमी नहीं थी, खेतों की कोई कमी नहीं थी, फसलों की कोई कमी नहीं थी, बागों की कोई कमी नहीं थी। तो इस वजह से जो है वहाँ के लोग कभी ज़िंदगी में उन्होंने अपना कभी नौकरी की ही नहीं थी, किसी के अंडर काम किया ही नहीं था। तो वहाँ के लोग जो है तनख्वाह पे काम नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ के श्रमिकों, यहाँ पर क्या फिर होता है कि यहाँ पे श्रमिकों की कमी हो जाती है। जब यहाँ पे अफ्रीका में यूरोप पहुंचता है और वो सोचता है कि यहाँ के खनिज पदार्थों को हम लेके जाएंगे, तो वहाँ पे श्रमिक तो चाहिए, तो श्रमिक यहाँ पे थे नहीं, और वहाँ के लोगों को ये ज़बरदस्ती काम कराने के लिए जो है उतारू हो जाते हैं। तो इसलिए यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका लोगों पर दबाव डालने के लिए कई तरीके अपनाए, ताकि जो मजदूर हैं वो मजदूरी करने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाएं। इन्होंने क्या किया, भारी कर लगाए, जिन्हें केवल बागानों और खाद्यान्नों में काम करके ही चुकाया जा सकता था, बहुत भारी कर लगा दिया। और उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिया। परिवार के केवल एक सदस्य को ही पैतृक संपत्ति मिलेगी और परिवार के बाकी लोगों को मजदूरी करनी होगी। खाद्यान्न मजदूरों को परिसर तक ही सीमित रखा गया, स्वतंत्र रूप से वो घूमने की उनको अनुमति नहीं दी गई थी, यानी कि वो घूम नहीं सकते थे। तो भारी, एक तो इन्होंने अफ्रीका के लोगों पर भारी कर लगा दिया ताकि वो जो है खाद्यान्न में काम कर सके, बागान में काम कर सके। उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिया। उस उत्तराधिकारी कानून के हिसाब से कोई एक आदमी ही जमीन या जो संपत्ति है उसका अधिकारी हो सकता है, बाकी लोगों को उसकी जमीन या संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा, और उनको अगर अपनी आजीविका चलानी है तो उनको काम करना पड़ेगा। ये सारे इस तरह के जो हथकंडे अपनाने लगे यूरोपीय अफ्रीकन्स के ऊपर। और खाद्यान्न में मजदूरों, अगर मजदूरी कर रहे हो तो आप खाद्यान्न से बाहर नहीं जा सकते, यानी स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। अब होता क्या है कि अफ्रीका जो था 1880 के दशक के आखिरी सालों में यहाँ पर रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। यहाँ पे क्या हुआ था, उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी उन्हीं जानवरों से यहाँ पे फैली थी। तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कैसे फैली थी कि पूर्वी अफ्रीका में एस्ट्रिया पर हमला कर रहे जो सैनिक थे उनको खाने की जरूरत थी, खाना पीना चाहिए था उनको, तो उनके लिए जो है पशु लाए जाते थे एशिया से। और जो ये पशु लाए गए थे एशिया से, इनके द्वारा जो है यहाँ पर इस तरह की ये बीमारी फैल गई। अब जो है ये बीमारी का परिणाम क्या देखने को मिला, यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका में फैल गई। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तक पहुंची। 5 साल बाद यह केप, यानी केप एक जगह है अफ्रीका का धूर दक्षिणी हिस्सा जिसको बोलते हैं, वहां तक भी पहुंच गई। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दी। अब सोचो कि 90%, 100 में से केवल 10 पशु बच रहे थे। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों के रोजी रोटी का जो साधन ही खत्म हो गया, क्योंकि अफ्रीकन्स जो है पशुओं और खेती से ही जीवित रहते थे, उन्हीं से ही उनका काम चलता था। और वहाँ के जो बागान मालिक थे अफ्रीका के और खान मालिक थे, और औपनिवेशिक सरकार जो यूरोप की थी, उन्होंने बच्चे जो 100 में से 10 पशु बचे थे, यानी कि 90% खत्म हो गए थे, और 10% जो बचे थे उन पशुओं को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से यूरोप ने अफ्रीका को अपने कब्जे में कर लिया। अगला टॉपिक है हमारा, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। देखो, अनुबंधित श्रमिक यानी कि गिरमिटिया मजदूर, ये क्या होते हैं, श्रम का एक ऐसा प्रकार जिसमें लोगों को एक विशिष्ट समय, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध यानी एग्रीमेंट के आधार पर काम पर रखा जाता था। इन मजदूरों को बागानों, खाद्यान्नों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। 19वीं सदी में भारत में आपको पता ही है कि अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज जो है यहाँ से बहुत सारे श्रमिकों को कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम में भेज देते हैं। कुछ को जो है मॉरिशस भेजा जाता है और कुछ को फिजी भेजा जाता है। इसका कारण क्या था कि मजदूर यहाँ पे जाने के लिए तैयार क्यों होते हैं, तो कारण था कुटीर उद्योगों में गिरावट, यानी कि जो घरेलू उद्योग थे उसमें गिरावट आ जाती है। भूमि का अंग्रेज किराया बढ़ा देते हैं। खाद्यान्न और बागानों के लिए यहाँ पे भूमि की सफाई की जाती है, और उसके अलावा जो है ये मजदूर अपना किराया या ऋण चुकाने में असफल रहते हैं। तो इस वजह से ये मजदूर सोचते हैं कि हम मजदूरी करके ये सब काम अपना कर लेंगे और जीवन यापन भी कर लेंगे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को तो असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। ये जो मजदूर थे ये सोचते थे, उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ जाने के बाद उन्हें गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसा उम्मीद कर रहे थे वो यहाँ पर वैसे हालात नहीं हैं। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थीं। मजदूरों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था कि भाई इसको ये छोड़ सकें। लेकिन क्या हुआ, कुछ भले नेता थे जैसे कि हमारे ये राष्ट्रवादी नेता, इन सभी ने मिल करके इस गिरमिटिया मजदूरी को जो है 1921 में समाप्त कर दिया, इस प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो इनका आभार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।
अगला टॉपिक है हमारा विदेश में भारतीय उद्यमी। तो 19वीं सदी में जो विश्व बाजार था, इसके लिए खाद्य पदार्थ और फसलें उगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो छोटे किसानों के पास इसके लिए पूंजी नहीं थी। तो इनको पूंजी कौन देता था? शिकारपुरी श्रॉफ और नट्टू कोटोई चेटियार, ये बैंकर और व्यापारी थे जो कि कर्जदाताओं के रूप में जाने जाते थे। ये छोटे किसानों को जो है कर्जे देते थे, और ये कर्जे या तो अपने पास से अपने जेब से देते थे, या फिर किसी बैंक से, यूरोपीय बैंक से जो है कर्जा लेकर के फिर ये किसानों को देते थे। तो इस तरह से जो है किसानों को कर्जा देते थे। इसके अलावा हैदराबादी सिंधी जो थे, ये भी बैंकर और व्यापारी थे, ये भी कर्जदाता थे। ये यूरोपीय निवेशकों के पीछे पीछे जो अफ्रीका भी जा पहुंचे, और 1860 में इन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। बड़े बड़े एम्पोरियम जैसे कि मॉल समझ लीजिए, बंदरगाहों पर ही मॉल खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती थी। ठीक है, यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी होती रही थी। तो विदेशों में जो भारतीय उद्यमी थे, उनका क्या रोल था, वो हमने इस टॉपिक के माध्यम से जाना। चलिए अगला टॉपिक है हमारा भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। 1870 के दशक के दौरान जो भारत था, ये ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात करता था, ब्रिटेन को बेचता था सूती कपड़े। और औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी सूती कपड़ों का उत्पादन जो है बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे नए नए कारखाने स्थापित किए गए थे। यहाँ के जो कारखानों के मालिक थे, जो उद्योगपति थे, इन्होंने ब्रिटेन के सरकार पर जो है सूती कपड़े का निर्यात रोकने के लिए दबाव डाल दिया, ताकि जो है ब्रिटेन को उसका लाभ मिल सके। ब्रिटेन ही अपने यहाँ पर जो है सूती कपड़े का व्यापार करे और उसको बनाए। तो यहाँ पर सूती कपड़े बनाने के लिए इसने मजबूर कर दिया सरकार को कि ये भारत से आने वाले कपड़े के निर्यात पर रोक लगाए। तो सरकार ने इसकी बात मान ली, और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले सूती कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क यानी कर में वृद्धि कर दी। जो कपड़ा सपोज करिए भारत से 30 रुपये का जाता था सीमा शुल्क लगा करके, तो उसको सीमा शुल्क लगा करके अब ब्रिटेन में जो है 70 रुपये या 80 रुपये में बेचा जाने लगा। तो ब्रिटेन के लोग इतना महंगी चीज़ें नहीं लेंगे। तो ये एक दिक्कत हो गई भारत के लिए। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये था कि सन 1800 में जो निर्यात था सूती कपड़ों का, वो 30% था, जो 1800 के बाद 1815 में गिर गया और 15% रह गया। और उसके बाद जब 1870 आया, तब तक तो ये 3% ही रह गया। ये इसका दुष्परिणाम देखने को मिला। अब जो निर्मित सूती कपड़े थे, इनकी तो मांग गिरी, और जो ब्रिटेन में जो उद्योग थे सूती कपड़े बनाने के लिए, तो उनको कच्चे कपास की आवश्यकता थी। तो कच्चे कपास की जो है मांग बढ़ी। सन 1812 में जो कपास का निर्यात 5% था, वो 1871 में बढ़कर के 35% हो गया कपास का निर्यात भारत से। तो भारत बाजार को जो है नुकसान होने लग गया। कौन सा नुकसान हो गया? भारत में बने कपड़े जो है वो महंगे होने के कारण कम बिकते थे, लेकिन ब्रिटेन में बने कपड़े जो है बहुत ही सस्ते थे, इसलिए लोग उन्हें ज़्यादा खरीदना पसंद करते थे। अंग्रेज जो है भारतीय कच्चा कपास बहुत ही सस्ते दामों में खरीद रहे थे। और यहाँ पे ब्रिटेन को क्या लाभ होता है? तो ब्रिटेन को भारी मुनाफा हुआ, यानी व्यापार अधिशेष मिल रहा था। ब्रिटेन ने इस अधिशेष का उपयोग जो है ब्रिटिश अधिकारियों को पेंशन देने के लिए किया, दूसरे देश के बिलों का भुगतान करने में किया, और देशी खर्चे के लिए इसका प्रयोग किया। अगला टॉपिक है हमारा महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। यानी कि हम इस टॉपिक में ये जानने वाले हैं कि महायुद्ध हो रहा था, जब अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, इस महायुद्ध का क्या परिणाम निकला, इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिले। तो चलिए इसको हम देखते हैं। युद्धकालीन रूपांतरण। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध था, ये दो शक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा था, और इसकी समय अवधि थी 1914 से 1918। एक तरफ थी केंद्रीय शक्तियां, दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय शक्तियों में ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की था। दूसरी ओर रूस था, फ्रांस था, ब्रिटेन था। तो इन शक्तियों के बीच में जो है ये युद्ध चल रहा था। ये पहला आधुनिक युग था, जिसको आधुनिक औद्योगिक युग भी बोलते हैं, जिसमें मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का जो है प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव देखने को जो मिला, उसकी हम बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। असंख्य सैनिकों की जो है भर्ती करनी पड़ी। यूरोप में काम काज लायक लोगों की संख्या कम पड़ गई। तो
लोग जो है इस जिस कारण यूरोप के लोग जो है उनके आय में भी कमी आने लगी। भाई सब लोग जो युद्ध लड़ रहे थे तो काम तो कर ही नहीं रहे थे, कारखाने मतलब सूने पड़ गए थे, लोगों की इतनी आवश्यकता थी कि सैनिकों की भर्ती करनी पड़ी। तो युद्ध के दौरान परिवार चलाने के लिए महिलाओं ने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। पहले जो लोग कारखानों में काम करते थे उनकी जगह अब युद्ध के दौरान युद्ध का परिणाम ये हुआ कि कई 90 लाख लोग तो ज़्यादा मारे गए और 2 करोड़ से ज़्यादा घायल थे। तो कंपनियों में काम करने लायक तो आदमी बचे ही नहीं थे, तो इसलिए महिलाओं को जो है यहाँ पे काम करना पड़ा। जो ब्रिटेन था, प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन के पास बहुत अधिक धन था, बहुत पैसा था। लेकिन ब्रिटेन ने जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके दौरान बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। तो इसने क्या करा, अमेरिका से जो है पैसे ले लिए। कैसे? कर्ज के रूप में। अब ब्रिटेन को अमेरिका से ऋण लेना पड़ा। केवल ब्रिटेन ने ही ऋण नहीं लिया बल्कि कई देशों ने अमेरिका से जो है ऋण लिया था। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार से कर्जदाता बना दिया। यानी कि अमेरिका जो पहले कर्ज लेता था अब वो लोगों को कर्ज देने लग गया। इतना मतलब अमेरिका की 60 बाट बैठ गई, इतनी मतलब ज़्यादा मतलब अमेरिका वो हो गया। अगर हम देखें तो ब्रिटेन जो था, ये युद्ध से पहले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, जैसे मैंने आपको बताया था। भारत और जापान जो था इसके बाजार पर ब्रिटेन का ही कब्जा था। लेकिन जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त हो गया तो वो बाजार पर ध्यान नहीं दे सका। और युद्ध के दौरान भारत और जापान में जो है उद्योग जो है विकसित होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन बाजार पर वापस वैसी स्थिति हासिल नहीं कर पाता जैसे इस युद्ध से पहले था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ब्रिटेन जो है जापानी बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं कर पाता है, उसमें भी ये असमर्थ रहता है। युद्ध के दौरान क्या होता है, वस्तुओं के मांग में काफ़ी वृद्धि होती है। जैसे कि वर्दी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मशीनों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, हथियारों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है, तो इसकी वजह से जब इतनी सारी डिमांड होगी, इतनी ज़्यादा मांग होगी, युद्धोत्तर सुधार का मतलब होता है युद्ध के बाद, युद्ध के दौरान, ठीक है, सुधार। तो इतनी सारी मांग थी, युद्धोत्तर सुधार मतलब होता है, सॉरी, युद्ध के बाद का सुधार। तो युद्ध के दौरान तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड में थी, वर्दी चाहिए थी, मशीनें चाहिए थी, स्वास्थ्य संबंधी इक्विपमेंट चाहिए थे, हथियार चाहिए थे। तो उत्पादन बढ़ने लग गया है, उत्पादन बढ़ा तो रोजगार भी बढ़ने लग गया। ठीक है, यानी कि आर्थिक उछाल देखने को मिला। और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद जो है वस्तुओं की मांग घट गई। जैसे कि वर्दी की मांग की ज़रूरत नहीं थी कि युद्ध खत्म हो चुका था, मशीनों की मांग नहीं थी, स्वास्थ्य संबंधी इक्विपमेंट की मांग नहीं थी, हथियारों की मांग नहीं थी, तो सारे के सारे मांग घटने लग गए। मांग घटने लग गया तो उत्पादन जो है घटा, उत्पादन घटा तो रोजगार भी घटा। और यहाँ पे हमें देखने को मिला जो है आर्थिक मंदी। इसके अलावा कृषि पर क्या, कृषि अर्थव्यवस्था पे क्या इसका असर हुआ था युद्ध का? तो युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप में गेहूं उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था, सबसे बड़ा केंद्र था पूर्वी यूरोप गेहूं उत्पादन के मामले में। युद्ध के दौरान क्या हुआ, यूरोप में गेहूं का उत्पादन कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? क्योंकि उस समय यूरोप पूरी तरह से युद्ध में फंसा हुआ था, तो फसल उगाने के लिए लोग नहीं थे, सैनिकों की भर्ती के लिए जो है किसानों को भी भर्ती कर रहे थे। तो युद्ध के दौरान जो है यूरोप में गेहूं का उत्पादन कम होने लगा। लेकिन इसी दौरान जो कनाडा था, अमेरिका था और ऑस्ट्रेलिया था, इन सभी ने मिल करके अचानक से गेहूं का उत्पादन जो है बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं का पैदावार फिर से सुधरने लगी कि भाई सैनिक लोग जो थे वो सब फ्री हो गए तो किसानी करने लग गए। और जो पहले से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं का उत्पादन कर ही रहे थे, पूर्वी यूरोप भी गेहूं का उत्पादन करने लग गया और ये पहले से कर ही रहे थे कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हुआ, विश्व बाजार में गेहूं बहुत ज़्यादा उत्पादित होने लग गया। मतलब गेहूं ही गेहूं, हर जगह गेहूं गेहूं। फलस्वरूप क्या हुआ, अनाज की कीमतें गिर गई। ठीक है, और ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज संकट में फंस गए। ठीक है, तो ये सब हमें को देखने को मिला जो अर्थव्यवस्था थी, कृषि अर्थव्यवस्था, उस पर। अब आते हैं हम बड़े पैमाने पर उत्पादन उपभोग। जैसा कि हम जानते हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था कि जो अमेरिका था, ठीक है, पहले जो खुद कर्जदार था अब वो कर्जदाता बन चुका था। यानी कि जो अमेरिका पहले खुद दुनिया से कर्ज लेता था, युद्ध के दौरान दूसरों को कर्ज देने लग गया था। तो ऐसा कैसे हुआ होगा, ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि अमेरिका जो था वो पहले खुद कर्ज लेता था और युद्ध के दौरान दूसरों को कर्ज देने लग गया। हुआ क्या था ऐसा? तो ये कैसे हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो अमेरिका था, युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा था और 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पे बढ़ने लगी थी। आखिर ये तरक्की के रास्ते पे कैसे बढ़ने लगी थी, इसी को हम जानते हैं। देखिए, 1920 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बृहद उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन।
अब ये क्या होता है बृहद उत्पादन? किसी चीज का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे बृहद उत्पादन कहते हैं। अमेरिका में हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर्स के संस्थापक थे, ये बृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता माने जाते थे। ठीक है, इन्होंने अपने कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। असेंबली लाइन की खासियत क्या होती थी? काम जल्दी हो जाता था। ठीक है, उत्पादन लागत बहुत ही सस्ती होती थी। अब असेंबली लाइन क्या होती है कि जैसे कि हम कहीं खड़े होते हैं, आपने टेलीविजन पे देखा होगा एयरपोर्ट का सीन, एयरपोर्ट के सीन से समझिए असेंबली लाइन क्या होता है। वहाँ पर जो आप पैसेंजर्स देखेंगे वो अपने सामान का वेट करते हैं, तो एक बेल्ट कन्वेयर पे उनके सूटकेस जो है अपने आप चलते हुए आते हैं, और जिसका सूटकेस आता है वो अपना सूटकेस ले लेता है। ये तो समझ में आ गया आपको। तो इसी तरह से देख रहे हैं आप चित्र में कि बहुत सारे लोग जो है एक लाइन में खड़े हैं, एक लाइन से खड़े हैं, और इनके सामने जो है वस्तुएं पड़ी हुई हैं। ये वस्तुएं अपने आप जो है पट्टे पे चलती रहती हैं। ठीक है, इस पट्टी पे चलती रहेंगी, और जिस आदमी को जो नट बोल्ट या जो भी आइटम लगाना है वो आदमी केवल वही आइटम लगाएगा। यहाँ पे फुर्सत नहीं होती है कि वो आदमी इस जगह से हट करके अपना शौचालय भी चला जाए, क्योंकि अगर वो चला गया तो वो नट बोल्ट वहाँ पे नहीं लगाएगा, क्योंकि दूसरा आदमी वो काम नहीं करेगा। दूसरे आदमी के पास कुछ और काम होता है कि वो उस पर पेंट करेगा, कोई ग्रीसिंग करेगा, कोई बोल्ट लगाएगा, कोई नट लगाएगा, कोई उस पर वायरिंग करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। हर आदमी का अलग अलग काम होता है, तो इसी को असेंबली लाइन कहा जाता है। इसी तरह से जो है ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो असेंबली लाइन की यही खासियत होती है कि काम जो है जल्दी हो जाता है, उत्पादन लागत बहुत ही सस्ती होती है। ठीक है, नतीजा क्या होता है इसका? नतीजा निकलता है, देखिए यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लग गई। पहले की पद्धति के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज्यादा थी। यह नतीजा होता है इसका। जो टी मॉडल नामक कार था, इसका बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ इसी पद्धति से, और ये इस पद्धति से बनने वाली पहली कार थी। जो टी मॉडल थी वो मास प्रोडक्शन यानी कि बृहद उत्पादन पद्धति से बनने वाली पहली कार थी। अब फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफी मुश्किल महसूस हुई, इसलिए बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मैंने अभी अभी बताया कि एक आदमी जो काम कर रहा है उसको छोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कोई दूसरा आदमी उसका काम करेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है लगातार खड़े होकर के काम करना पड़ता था। आपको जो है शौचालय जाने का भी समय नहीं मिलता था, पानी पीने का भी समय नहीं मिलता था, केवल लंच टाइम मिलेगा, उस समय आपको जो है करना है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है मजदूरों को, तो उन्होंने काम छोड़ना प्रारंभ कर दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड जो थे, हेनरी फोर्ड, उन्होंने जनवरी 1914 से वेतन को दुगना कर दिया, यानी कि $5 कर दिया प्रतिदिन, जो कि पहले $2.5 हुआ करता था प्रतिदिन। तो इसको इतना इन्होंने बढ़ा दिया। तो फोर्ड द्वारा जो अपनाई गई ये पद्धति थी, उत्पादन पद्धति, इसको जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, और जो बढ़कर के 1929 में 50 लाख कार प्रतिवर्ष से ऊपर जा पहुंचा। बृहद उत्पादन का उपयोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि के उत्पादन में भी किया जाने लगा। फायदा क्या हुआ? उत्पादन अधिक होने से इन वस्तुओं के दाम कम होने लग गए। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। इस तरह अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से रास्ते पर बढ़ने लगी। तो इस तरह से हमने जाना कि जो अमेरिका इतनी जल्दी से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे कर पाया, तो बृहद उत्पादन के द्वारा, मास प्रोडक्शन के द्वारा। अमेरिका जो पहले कर्जा लेता था वो दूसरों को कर्जा क्यों देने लग गया? तो इसी के द्वारा। ठीक है, तो यही कारण था कि अचानक से अमेरिका कर्जदार से कर्जदाता कैसे बन गया। अगला टॉपिक है हमारा महामंदी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 1939 तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों या ज़्यादातर उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भयानक गिरावट देखने को मिली। यानी उत्पादन में गिरावट देखने को मिला, रोजगार में गिरावट देखने को मिला, आय में गिरावट देखने को मिला, और व्यापार में भी गिरावट देखने को मिला। आखिर ये महामंदी का कारण क्या था? ऐसा क्यों हुआ? इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये महामंदी आखिर आई क्यों। तो चलिए देखते हैं महामंदी के कारण। पहला, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। युद्ध के बाद कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा। मतलब हर लोग, सभी, पहले तो कृषि उत्पाद की कमी थी, तो युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा इसकी कमी थी, लेकिन युद्ध के बाद जो है क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग जो है जुड़ गए। इससे क्या हुआ, जब ज़्यादा कोई चीज़ बनेगी तो उसका दाम कम होगा। अभी मैंने आपको बताया। तो जिस कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आई, और कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आने से किसानों की आय में भी गिरावट आई। अब किसानों ने क्या सोचा? किसानों ने सोचा कि यदि और उत्पादन और बढ़ा दें वो, अगर कृषि उत्पादन और बढ़ा दे वो, तो शायद वो अपने घाटे की भरपाई कर सकेंगे। तो किसानों ने यही काम किया। किसानों ने उत्पादन पुनः बढ़ा दिया, कीमतें और घट गई। भाई जितना उत्पादन होगा उतने कीमतें घटेगी, खरीदारों के अभाव में उपज सड़ने लग गई, और इस तरह कृषि अर्थव्यवस्था नीचे चली गई। इसके बाद दूसरा कारण क्या था?
तो दूसरा कारण ये था कि अमेरिका द्वारा ऋण वापस लेना। जो अमेरिका था 1920 के मध्य में बहुत सारे देशों को जो है अमेरिका ने कर्ज दिया था। आपको अभी अभी मैंने बताया था बहुत पहले कि अमेरिका कर्ज देता था। तो जब कृषि अर्थव्यवस्था गिरी तो उसने क्या करा, अपना कर्ज वापस लेना शुरू कर दिया। लोगों से, जिन देशों को दिया है उन देशों से वापस अपना कर्ज लेना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे यूरोप में कई बड़े बड़े बैंक जो थे वो धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा जो है वो बुरी तरह से गिर गई। साथ ही साथ इस झटके से जो ब्रिटिश पाउंड है वो भी नहीं बच सका। इसके बाद जो तीसरा कारण था वो था अमेरिका द्वारा आयातित पदार्थों पर दुगना सीमा शुल्क लगा देना। जो आयात करता था, जो प्रोडक्ट वो मंगाता था, इंपोर्ट करता था अमेरिका, उस पर जो है इसने सीमा शुल्क यानी कि कस्टम टैक्स ज़्यादा लगा दिया। ठीक है, टैरिफ ज़्यादा लगा दिया। किस लिए लगा? इसने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। तो ये तीन जो है महामंदी के प्रमुख कारण थे। तो ये तीन जो प्रमुख कारण थे ये महामंदी के थे, जिसकी वजह से महामंदी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। तो क्या महामंदी का असर अमेरिका पे नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए देखते हैं महामंदी का अमेरिका पर प्रभाव। महामंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। जो ये कर्जे देते थे अमेरिका बैंक, इन्होंने बंद कर दिया कर्जे देना। और जो कर्जे इन्होंने दिए थे या किसी को दे रहे थे तो उसको वो रोक दिया उन्होंने। और साथ ही साथ जो कर्जे दिए थे उसको वापस वसूल करने लग गए। जो कर्जे दिए जा चुके थे उसकी वसूली इन्होंने तेज कर दी इन बैंकों ने। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे। ठीक है, कई परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके उनके मकान, कार और सारी ज़रूरत की चीज़ें जो है जब्त कर ली गई। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से लाभ ना पा सकने, कर्जे वसूल ना कर पाने और जमाकर्ताओं की पूंजी ना लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देश आर्थिक संकट से उबरने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमागों पर उसकी छाप जो पड़ी थी वो मिटने वाली इतनी जल्दी नहीं थी। इतना बुरा असर देखने को मिला था अमेरिका में महामंदी का। आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा जो भारत था, क्या उसके ऊपर महामंदी का कोई असर पड़ा था। भारत और महामंदी का भारत पर प्रभाव। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गईं। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। कृषि उत्पादों की कीमतें तेजी से गिरने लगी और अंग्रेजी सरकार ने लगान वसूल करने में कोई छूट नहीं दिया था, इनकार कर दिया था। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। बंगाल के काश्तकार जो कच्चा पटसन उगाते थे, जिसे कारखाने में टाट की बोरियां बनाई जाती थी, जिससे इन्हीं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिला। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे ले लिए थे, उनकी हालत उपज का सही दाम ना मिलने के कारण खराब हो रही थी। वे दिनों दिन कर्ज में डूबते जा रहे थे। कर्ज चुकाने और खर्च चलाने के चक्कर में उन्होंने उनकी बचत खत्म कर दी, जमीन सूखदारों के पास गिरवी रख दी, घर में जो भी गहने जेवर थे वो बेचने पड़े। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खासकर जो सोने का निर्यात करने लग गया और भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में थोड़ी सी सफलता मिली, थोड़ी सी मदद मिली। तो महामंदी का भारत पर ये सारे प्रभाव देखने को हमें मिले हैं। महामंदी से जब तक उबरते तब तक एक और युद्ध देखने को मिला। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हमारा, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। युद्धोत्तर काल। युद्धोत्तर काल का मतलब होता है कि युद्ध के बाद के किसी बड़े युद्ध के बाद का समय। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के लगभग 20 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसकी सीमा अवधि थी 1939 से 1945। ये जो युद्ध लड़ा गया था ये दो शक्तियों के बीच में लड़ा गया था। एक थी केंद्रीय शक्तियां और दूसरी तरफ थी मित्र राष्ट्र। केंद्रीय शक्तियों में जापान, नात्सी जर्मनी और इटली था और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका था। ठीक है, यह युद्ध जमीन, हवा, पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया।
इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। इस जंग के कारण करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। इस युद्ध में करोड़ों लोग घायल हुए थे। इस युद्ध में आम लोग ज्यादा मारे गए थे जो युद्ध लड़ ही नहीं रहे थे। युद्ध के कारण यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए थे। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो था ये पश्चिम विश्व में आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। और दूसरी ओर पूर्वी विश्व में सोवियत संघ यानी कि रूस भी एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। तो युद्ध के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये दो शक्तियां देखने को मिली थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। दोनों ही महाशक्तियों के रूप में उभरी थी और आज भी ये दोनों महाशक्तियां हैं। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। तो देखिए, विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, विभिन्न देशों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया कि युद्ध के नुकसान की क्षतिपूर्ति यानी भरपाई कैसे की जाए। ठीक है, तो इनको दो चीजें देखने को मिली कि ये भरपाई कैसे कर सकते हैं। पहला, विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाया जाए, यानी कि आर्थिक स्थिति भी सही हो और सभी को रोजगार भी मिले। इसमें क्या था, यह तभी संभव था जब बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी बृहद उत्पादन हो। बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी कि बृहद उत्पादन भी तभी हो सकता था जब बड़े पैमाने पर खपत यानी कि बृहद खपत हो, यानी कि खाना भी मतलब जो उत्पादित हो वो बिके भी। बड़े पैमाने पर खपत यानी बृहद खपत के लिए लोगों की आय अच्छी और स्थिर होनी चाहिए, और लोगों की आय अच्छी और स्थिर तभी संभव थी जब पूर्ण रोजगार या बेहतर रोजगार हो, और पूर्ण और बेहतर रोजगार तभी संभव था जब सरकार रोजगार उपलब्ध कराए। तो पहली स्थिति तो ये थी। यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी इन्होंने ये दो निष्कर्ष निकाले थे। पहला निष्कर्ष था कि विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। दूसरा, बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखा जाए। यह भी तभी संभव था जब वस्तुओं की आवाजाही यानी कि व्यापार का प्रभाव हो, पूंजी की आवाजाही यानी कि पूंजी का प्रवाह हो, साथ ही साथ श्रम की आवाजाही यानी कि श्रम का प्रभाव हो, जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मिट चुकी थी युद्ध के बाद, इन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया, अब इस पर ध्यान दिया जा रहा था। तो विभिन्न देशों की बैठक में ये दो मुद्दे जो है निकल के आए, दो निष्कर्ष निकल के आए, जिससे जो है हम वापस से विश्व को आर्थिक स्थिति में ला सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स जो है जगह, वहाँ पर अमेरिका में ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया। आपके सामने जो चित्र है ये ब्रेटन वुड्स है, न्यू हैम्पशायर शहर जो है अमेरिका में है, वहाँ पर ये होटल है, इसी का ब्रेटन वुड्स में ये होटल है। तो यहाँ पर जो है ऐतिहासिक जो सम्मेलन हुआ था उसी को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको विश्व बैंक बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई। इन दोनों की स्थापना की गई। जो IMF था, इसका काम था अपने सदस्य देशों के लाभ और घाटे से निपटना या निपटाना। विश्व बैंक का काम था कि युद्ध के बाद पूर्ण निर्माण के लिए सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। यानी कि जो ये ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान जो थे, ठीक है, जो आपका अमेरिका में जो हुआ था, तो अमेरिका के साथ जो भी सदस्य देश थे, इनके साथ जो सदस्य देश, पूरे विश्व की बात नहीं हो रही, केवल जो सदस्य थे इसके ब्रेटन वुड्स संस्थान के, उन्हीं देशों को जो है ये मदद करते, IMF और विश्व बैंक, केवल इन्हीं के लिए जो है ये दोनों की स्थापना की गई थी। एक था अपने सदस्य देश में अगर घाटा होता है या नुकसान होता है तो उससे उसको निपटना या उसका जो भी है वितरण करना, ढंग तरीके से उसको भरपाई करना। और दूसरा जो है पूर्ण निर्माण, यानी कि युद्ध के बाद जो भी क्षतिपूर्ति किसी देश की हुई है, जो इसके सदस्य देश है उसकी क्षतिपूर्ति हुई है, क्षतिपूर्ति के लिए पैसे प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इस तरह से दो जो है इन संस्थानों का वहाँ पर बनाए गए संस्थान। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विंस या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ब्रेटन वुड्स के साथ एक ही बार में बनाए गए थे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। जो IMF और विश्व बैंक है, इन्होंने काम शुरू किया था अपना अब 1947 में। ये ऑफिशियल रूप से इन्होंने काम शुरू कर दिया था। औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियल रूप से इन्होंने काम शुरू कर दिया था। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। वीटो क्या होता है? तो वीटो इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की सहमति से किसी भी प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता था।
अमेरिका ही क्यों वीटो कर सकता था? क्योंकि अमेरिका लोगों को कर्ज देता था, उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अमेरिका था, ठीक है। तो अमेरिका क्या दबदबा जो है पूरे जो इसके मित्र राष्ट्र थे, जो इनके साथ में इस ग्रुप में शामिल थे, जो आईएमएफ और विश्व बैंक के द्वारा जुड़े गए थे आपस में, तो उसमें अमेरिका को ही सबसे बड़ा माना गया था, विशाल माना गया था। तो इसलिए ये वीटो कर सकता था। ये अकेला देश था जो किसी भी फैसले को ठुकरा सकता था कि नहीं, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, तो ये फैसला रद्द करिए, तो ये रद्द करना पड़ता था इनको। तो अमेरिका ही था उस समय जो वीटो कर सकता था। वीटो ऐसा अधिकार है जो एक सदस्य की असहमत होने के कारण उस प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार देता था, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी, ठीक है, ताकि व्यापार करने में क्या हो, आसानी हो। निश्चित विनिमय दर यानी कि कोई चीज कितने में रहेगी उसका फिक्स जो है नियम था। कैसे? इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं एक निश्चित विनिमय दर से बंधी हुई थी। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। यानी $1 अगर 10 रुपए का है तो हमेशा वो $1 10 रुपए का ही रहेगा, 10 रुपए का रहेगा, चाहे किसी देश को नुकसान हो चाहे फायदा हो। उस समय की बात है ये। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। यानी कि देखो, डॉलर में कितने रुपए होंगे ये फिक्स कर दिया गया था, लेकिन $1 में कितना सोना आएगा ये भी फिक्स कर दिया गया था। $1 की कीमत जो है 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। अब आगे बढ़ते हम प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक देशों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के द्वार खोल दिए। 1950 से 1970 के बीच क्या होता है, विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी स्थिर ही थी, जिसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज्यादा समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी की औसतन जो है 5% से भी कम थी। इस दशकों में तकनीकी और व्यापार का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश करने लगे थे, इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले यंत्रों, औजारों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। औपनिवेशिकरण एवं स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय शासन के अधीन था। यूरोप ने तो बहुत सारे उपनिवेश बनाए थे, तो उसमें एक बहुत बड़ा भाग जो अधीन था अफ्रीका, आपको याद होगा। लेकिन अगले 20 सालों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन देश बन गए। लेकिन ये सभी देश गरीबी व आर्थिक रूप से कमजोर थे, क्योंकि इस पे यूरोप का कब्जा था। उसने यहाँ की संपदाओं को लूट लिया था, धन को लूट लिया था, तो ये आर्थिक रूप से जो है बहुत ज़्यादा गरीब थे, कमजोर थे। IMF और विश्व बैंक इन गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर देशों की मदद नहीं करता था, क्योंकि IMF और विश्व बैंक केवल उन्हीं की मदद करते थे जो इसके सदस्य देश थे और जो औद्योगिक रूप से आगे बढ़ना चाहते थे। तो देखिए, IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। इसलिए इन गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर देशों ने मिलकर एक नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नियो के लिए आवाज उठाई। NIEO नियो से उनका आशय ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके, कच्चे माल की सही दाम मिल सके और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके। इसलिए ये सभी देश समूह 77 या G77 के रूप में संगठित हो गए। अब इसको समझ लीजिए। IMF और विश्व बैंक जो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों ने जब इन विकासशील, जो विकास कर रहे थे, विकसित नहीं, जो विकसित हो चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो विकासशील, जो अभी अभी बाद में आज़ाद हुए थे, कई सालों बाद आज़ाद हुए थे यूरोपीय के चंगुल से, तो ये लोग जो बहुत सारे देश थे, तो इसमें से 77 देशों का समूह जो है ये जुड़ा आपस में और इन्होंने G77 का गठन किया। क्यों इस G77 का गठन हुआ? तो इसका मुख्य कारण था IMF और विश्व बैंक का इनका साथ ना देना, इनकी सहायता ना करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि IMF और विश्व बैंक की देन है G77। देन का मतलब है कि इन्होंने नहीं बनाया, इनके विपरीत में इनको खड़ा होना पड़ा कि भाई जो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें जो हैं विश्व बैंक और IMF, जब इन देशों की मदद नहीं कर पा रहे थे तो इन देशों ने अपना एक समूह बनाया जिसका नाम था G77, ठीक है। और इन्होंने अपनी मांग क्या रखी? इन्होंने एक अपना प्रणाली, आर्थिक प्रणाली बनाई जिसको बोलते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं नियो। ये नियो बनाया गया था कि उन्होंने बोला कि हमारे संसाधनों का नियंत्रण हमारे हाथों में हो, कोई दूसरा देश आकर के हमारे संसाधनों के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, ठीक है। और विकास के लिए उनको सहायता मिले, साथ ही साथ कच्चे माल के सही दाम मिले और जो माल वो तैयार करके विकसित देशों को, हम तो विकासशील है, जो विकसित हैं उनको अगर बेचते हैं तो वहाँ पर बेचने की सही पहुँच और सही दाम मिले। अगला टॉपिक है हमारा ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत।
1960 के दशक से ही अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता जो है कमज़ोर हो चुकी थी। 1960 के दशक से ही अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिका ने बहुत से देशों में मुद्रा भारी लागत में निवेश किया था। क्योंकि अमेरिका ने सोचा कि मैं दूसरे देशों को कर्जा दे दूंगा और उनसे जो है भारी जो टैक्स ब्याज पे जो है पैसा वापस ले लूँगा, तो इसने बहुत सारे देशों को कर्जा दिया था। अब इतनी ज़्यादा कर्जा देगा और उनकी अगर मुद्राएं गिरेंगी, क्योंकि विश्व बैंक और IMF ने एक वहाँ पर सिस्टम डाला था, अभी मैंने पढ़ा कि उसने हर चीज़ विनियम का फिक्स कर दिया था, उस विनियम के हिसाब से ही चलना था इनको, तो इसलिए ब्रिटेन वुड्स का समापन होने वाला है। तो अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिका ने बहुत से देशों में भारी मुद्रा जो है लागत लगाई थी। जब उन देशों की जहाँ पे अमेरिका ने अपना पैसा लगाया था, वहाँ पे जब दाम गिरा तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई। क्यों? दाम गिरने के कारण मांग जो है वो उत्पादन से कम था। दाम गिरने का कारण क्या है कि जो उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था लेकिन मांग कम थी। अब जब मांग कम होगी तो दाम गिरता जाएगा। इस वजह से अमेरिका की मुद्रा लागत भी कम हो जाती है। अब अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितनी सम्मानित यानी ताकतवर नहीं रह गया था। पहले डॉलर को ही सबसे ज़्यादा, डॉलर से ही तो कंपेयर किया था, एक डॉलर कितने रुपए के बराबर होगा, एक डॉलर कितने सोने के बराबर होगा, तो डॉलर को प्रधान मुद्रा मानी गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये स्थिति बिगड़ रही थी, अमेरिका की स्थिति खराब हो रही थी, वित्तीय स्थिति खराब हो रही थी, अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी, ये सब कुछ हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा दूसरे देशों में निवेश कर लिया था, बहुत ज़्यादा लागत कर दिया था। वहाँ पर दाम गिरने लग गए और मुद्राएं जो है वो फ्लक्चुएट होने लग गई, यानी कि ऊपर नीचे होने लग गई। पैसा उसको उतना मिल नहीं रहा था, क्योंकि फिक्स कर दिया था उसने कि इतने मुद्रा में इतने पैसे। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी, यानी कि सोना महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया। इसलिए स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। तो आज के डेट में आप देखते हो कि $1 का मूल्य कभी 80 रुपये होता है तो कभी 81 रुपये होता है। सोने का भाव भी आप देखते हो कि हर दिन बढ़ता या घटता है। इस तरह से डॉलर का मूल्य भी घटता बढ़ता है। तो वो विनिमय दर अब लागू हो चुकी है जब वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी तब। 1970 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। ठीक है, अब विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान खुलने लग गए थे, बहुत सारे बदलाव आ गए थे 1970 में। तो जो विकासशील देश है, जो अभी G77 की बात कर रहे हैं, जो विकासशील हैं यानी कि अभी विकसित हो रहे हैं, तो वो किसी देश से कर्जे या विकास संबंधी सहायता जो है ले सकते थे, उनकी शरण में जा सकते थे। लेकिन कुछ देश तो ऐसे थे जो उन पे दबाव डालते थे कि पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाताओं या ऋण संस्थानों से कर्ज ना लेकर के वो हमसे कर्ज लें, तो उनको मजबूर भी किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज का संकट तो पैदा होता ही था, जिसके कारण आय में गिरावट आई और गरीबी भी बढ़ने लगी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई देने लगी थी। औद्योगिक देश भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था और 1970 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। ये सारी जो 1960 के दशक से ही ये सारी समस्याएं आगे की तरफ हमें देखने को मिल रही थी। 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही और 1970 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के एक ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे, क्योंकि ऐसे देशों में जनसंख्या ज़्यादा थी। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, जो जिसको MNC बोलते हैं, वो एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन उनको कम देना पड़ेगा। वेतन कम देंगे तो उनको फायदा होगा, क्योंकि वहां पे जनसंख्या ज़्यादा थी, लोग सस्ते मिलते थे, यानी कि मजदूर सस्ते मिलते थे। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग था ही। हमने पढ़ा था कि विश्व अर्थव्यवस्था से चीन ने अपने आप को अलग कर लिया था, परंतु इस समय चीन की जनसंख्या अधिक थी। अभी इस समय चीन की जनसंख्या अधिक थी। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, क्योंकि चीन की जनसंख्या अधिक थी। फलस्वरूप विश्व बाजार पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी MNC ने वहां जम करके निवेश करना शुरू कर दिया। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह पर अच्छा असर पड़ा, क्योंकि जनसंख्या कम होने से वेतन कम था। इसलिए भारत, चीन और ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलावों का कारण ये जनसंख्या और कम वेतन ही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका है और वैश्वीकरण से पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर को हमने इस तरह से समझा, इस तरह से जाना। इस वीडियो को आप जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। आगे अगर आप और भी वीडियोस इस तरह के देखना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 1, 2 देख लीजिएगा। वो भी हमने इसी तरह से 3D एनिमेशन में करा रखा है और आगे के चैप्टर्स भी जल्द से जल्द आपके पास में उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। बने रहिए चैनल पे और
लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ों को सीख सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।